हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के अभ्यास 1D के प्रश्नों को लगाना शुरू करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और बिना देखे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर हमें दूरी ज्ञात करनी है। पहला है -7 + 4। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान प्रश्न है। बीच में होगा 0, इधर होगा +1 +2 +3 +4, तो ये 4 हो गया। इधर पीछे -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर -7। तो बीच की दूरी का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आया? 11। वैसे भी अगर निकाले तो दूरी बराबर बीच की हो जाएगी 4 - -7। इसमें से इसको हम लोग घटा देते हैं तो 4 - 7 यानी 11। ठीक है। आगे दूसरा है कि -7 तथा -7 का निरपेक्ष मान मॉड -7। इसके मान का मतलब होता है दोनों मान, -7 और +7। तो -7 तो ये है ही, तो कुल मिला के -7 से +7 के बीच की दूरी हमें निकालनी है। यहाँ पे +4 हो गया था, इधर +5 होता, +6 होता, +7 होगा। तो -7 से +7 के बीच की दूरी कुल मिला के यहाँ पे भी हम यही जो लास्ट में हमने किया था इधर वही काम इधर सीधा सा कर देंगे। +7 -7 ये आ जाएगी बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 7 + 7, तो ये हमारा हो जाएगा 14 इकाई। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। आगे दिया गया है कि -3 तथा +4। यहाँ पे भी देखो +4 ये है, -3 ये होगी इनके बीच की दूरी। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम उस तरीके से निकालें तो यहाँ पे दूरी बराबर हो जाएगा ये +4 -3। तो ये 4 माइनस हो जाएगा +4 और 3 हो गया हमारा 7। ये आ गया आंसर। ठीक है। आगे है कि -1 तथा -2। तो यहाँ पे देखो ये है -1, ये है -2, तो बीच की दूरी कितनी हुई? 1 इकाई। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगी दूरी -2 -1। तो ये -2 + 1 यानी -1। तो यहाँ से दूरी आएगी 1 यूनिट, 1 इकाई। और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। तो देखो संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। पहला है x का मान 3 से कम है। तो यहाँ पे देखो ये कोई संख्या रेखा है, 0 1 + 1 + 2 + 3। तो ये जो है यहाँ पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा। कौन सा हिस्सा? ये यहाँ से 3 नहीं होगा बल्कि 3 के पीछे का सारा हिस्सा जो है ये हमारा कितना होगा? x > 3। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट तक इधर। दूसरा है कि mod x = √2। तो यहाँ पे देखो ये है 0 और इसको आगे देखो, यहाँ पे जगह कम है। यहाँ पे देखो ये है 0 1 2। अब यहाँ पे देखो √2 कैसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखो हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। यहाँ पे लंब और आधार अगर हम 1 सेंटीमीटर ले तो क्या होगा? तो देखो 1 की घात 2 धन 1 की घात 2, तो 1 एकम 1 धन 1 यानी 2, कर्ण की घात 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा √2। अब इस √2 को अगर हम लोग प्रदर्शित करें तो एक ये और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचो, जितनी ये है उतनी ये ले लो। तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, तो ये दूरी जो होगी ये हमारी होगी √2। अब प्रकार उठा के ये जो है ये चाप हम ऐसे लगा देंगे, जहाँ पे ये काटेगा ये दूरी हमारी होगी √2। और वही प्रकार से चाप लगा देंगे इस तरफ, ये जो होगी ये हमारी होगी -√2। तो यहाँ पे ये और ये जो दो बिंदु होंगे ये हमारे होंगे mod x = √2। और यही हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है।
आगे तीसरा है कि मॉड x बटे 2 इज इक्वल टू 6। तो ये 2 का इधर हो जाएगा गुणा, तो यहाँ से हमारा आएगा मॉड x बराबर 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान +12 है और -12 है। तो ये संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित होगा, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ये संख्या रेखा है, ये है 0, -1, -2, -3, इस तरीके से ये हो गया -12, इधर +1 +2 और ये इस तरीके से इधर हो गया +12। तो ये -12 और +12 ये जो 2 पॉइंट हुए ये हमारे हुए मॉड x इज इक्वल टू 12 के। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। आगे चौथा कह रहा है कि 1 इज लेस देन मॉड x इज लेस देन 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखो कि वैसे तो ये 0 हो जाएगा, इधर होगा -1, इधर होगा +1 और ये +2। तो देखो मॉड x का मान जो है 1 से अधिक है और 2 से कम है। वैसे तो मॉड x अगर लग जाता है तो जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है। जैसे यहाँ पे लिखा था मॉड x इज इक्वल टू √2, तो यहाँ से x बराबर आया था +√2 और -√2। यहाँ पे भी मॉड x बराबर 12 यानी x बराबर +12 -12। लेकिन यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं आएंगी, इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि 1 से पीछे नहीं है, 1 से अधिक ही है x का मान और 2 से कम है। इसका मतलब नेगेटिव जो मान है वो हट जाएंगे क्योंकि सभी मान 1 और 2 के बीच में है, ये प्रश्न हमसे कह रहा है। तो यही 1 और 2 के बीच के जितने भी मान है, 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, इसके बीच के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से और ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 2। आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1D और उसका प्रश्न नंबर 3। और वो हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह के स्थान पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन में से उचित प्रतीक लगाइए। चिन्ह जो है इनको हमें यहाँ पे फिल करना है, कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा इसमें मॉड ऑफ 7 - 2, मॉड ऑफ 7 माइनस मॉड ऑफ 2, इनका मान हम लोग निकाल के देखेंगे। निरपेक्ष मान 7 - 2, तो 7 में से 2 गए 5। इधर 7 का निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है अगर अंदर माइनस चिन्ह होगा तो वो हमारा हट जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये हो जाएगा 7 - 2। इधर भी हमारा 5 आएगा क्योंकि अंदर माइनस चिन्ह है ही नहीं जिसको हटाएं, और इधर भी 5 आएगा। तो 5 और 5 बीच में काहे का चिन्ह आएगा, बीच में चिन्ह आएगा बराबर का। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। समझ गए आप। आगे दिया गया है मॉड ऑफ 8 - -3। यहाँ पे देखो माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 8 धन 3, ये हो गया, और मॉड का लगा चिन्ह। यहाँ पर 8 का मॉड होगा 8 माइनस -3 का मॉड होगा +3, क्योंकि माइनस का चिन्ह जो है हट जाएगा। 8 और 3 कितने हो गए 11, इधर 8 में से 3 गए 5। अब देखो 11 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 11 बड़ा है, इसलिए ये चिन्ह रहेगा। जो ये हिस्सा होता है खुला हुआ वो बड़ी संख्या की तरफ रहता है, जो नोक होती है वो छोटी संख्या की तरफ होती है। तो हमारा ये इस यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो -9 - 3, तो -9 और -3 कितने हो गए -12, और मॉड का लग गया चिन्ह। यहाँ पे -9 तो ये माइनस हट जाएगा मॉड की वजह से, तो ये हो जाएगा 9, और इधर -3 जो है वही बना रहेगा। -12 में माइनस का चिन्ह हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 12, और 9 में से 3 जाएंगे बचेंगे 6। अब यहाँ पे देखो भाई 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है, आप लोग खुद बताओ। 12 2 गुना है 6 से, तो ये चिन्ह रहेगा इस तरफ, और यही आ गया हमारा इसमें आंसर। ठीक है, आगे इस तरफ एक प्रश्न और दिया गया है 3 - 5, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, और ये मॉड का लगा है चिन्ह। 3 का मॉड 3 -5 का मॉड 5। अब ये देखो माइनस चिन्ह हट जाएगा बचेगा 2, यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा -2। अब 2 बड़ा है कि -2 बड़ा, यहाँ पे हमारा बड़ा है 2, तो ये इस तरीके से आएगा चिन्ह। माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 3। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो।
दोनों प्रश्न जो हमने लिखे हैं इसमें, दोनों प्रश्न जो है उसमें अपरिमेय संख्याएं बतानी है। और यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो कैसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं लिखते हैं। तो देखो √2 का मान कितना होगा, सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना है। तो कुछ लोगों को पता है दशमलव में, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो सीधी सी बात है, किस संख्या का हम उसी संख्या में गुणा करें जो 2 आ जाए। जैसे √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है उस संख्या का उसी में गुणा करें तो 4 आए, यानी 2 × 2 = 4। तो ये 1 2 बाहर आ जाता है, इसका मतलब 2 इसका वर्गमूल है। इसी तरीके से √2 का यहाँ पे हम निकालेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका उसी में गुणा करें 2 आ जाए। यहाँ पे देखो 1.4, 1.4 का अगर 1.4 में गुणा करेंगे तो ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1.96 आ गया, मतलब 2 के करीब। इसका मतलब ये है √2 का मान 1.4 से शुरू होगा, आगे जो भी हो, ठीक है। उसी प्रकार √3 का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.7, 1.7 का गुणा करेंगे तो 2.89, यानी 1.7 से शुरू होगा। अगर यहाँ पे 8 लिख देंगे 1.8 तो वो 3 से ऊपर हो जाएगा, तो ये 1.7 से शुरू होगा, ठीक है। अब देखो अगर आप आगे भी निकालना चाहते तो आगे भी इस तरीके से देख सकते हैं, नहीं तो अगर इसका मान याद है तो बहुत अच्छी बात है। जिन जिन लोगों को याद है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं √2 और √3 का मान कितना होता है दशमलव में। तो यहाँ पे देखो अब हमें इसके बीच की संख्याएं निकालनी है, 1.4 और 1.7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √2 व √3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या बराबर। तो देखो 1.4 के बाद आता है 1.5, तो 1.50, 500, 5000, 5000, क्या करते हैं, संख्या लिखी फिर 1 0, उसके बाद संख्या लिखने के बाद 2 0, उसके बाद संख्या लिखने के बाद 3 0, उसके बाद संख्या लिखने के बाद 4 0। इस तरीके से हम बढ़ाते जाते हैं। तो एक संख्या ये हो गई, एक यहीं पे हो सकती है 1.6, क्योंकि 7 है ना यहाँ पे, 6 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0। इस तरीके से ये संख्याएं हमारी आ गई अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। बहुत से नंबर हो सकते हैं, 1.4 और 1.7 के बीच में इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, और उसमें से हमने कोई 2 संख्याएं लिख दी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है इसी प्रकार, 2 और 2.5 के बीच में 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखो आप लोग अपरिमेय संख्याएं लिखना सीख गए हैं। यहाँ पे देखो बहुत आसान है, 2 है यानी 2.0। तो 2 और 2.5 के बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं, पहला 2 से 2.101010101010 इस तरीके के हो गई। दूसरी जो है 2.201, एक नहीं, यहाँ पे डाल दो 2, वैसे एक भी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2.00200020002000 इस तरीके के आप लोग संख्याएं लिख सकते हैं। अगर और आगे लिखना तो 2.303000 इस तरीके से, और आगे की लिखनी हो तो 2.4400400 इस तरीके से हम लोग कई संख्याएं लिख सकते हैं। और उसी प्रकार 2 और 2.5 के बीच भी हमारी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो देखो छठवां प्रश्न भी हमारा है कि 1 व 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा सा हम लिख देंगे 1.101010101010 इस तरीके से ये संख्या हमारी कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। यही हमारा आंसर आ गया। वैसे √2 √3 ये सारी संख्याएं जो है कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं, और ये 1 और 2 के बीच में भी हैं, तो इनको भी आप लिख सकते हो। कुल मिला के अनंत अपरिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में भी हो सकती हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 6। वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1D और उसके प्रश्न नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। यहाँ पे देखो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि किसी भी संख्या में अगर √2 या √2 ऐसे प्लस माइनस में दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में वो √3 हट जाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलें √3
गुणे √3। अब ये बताओ कैसी संख्या है, तो कैसी संख्या होगी, क्योंकि √3 और √3 का गुणा होगा, √3 गुणे 3 और ये एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी संख्या हो गई केवल 3। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हुई, क्योंकि 3 जो है हमारी परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से हो सकता है कहीं पे दिया जाए √5 + 2 - √5, ये कैसी संख्या है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, √5 से √5 कट रहा है, तो इसलिए ये हमारी संख्या बचेगी 2, और ये 2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि केवल √3 देख के हम ये नहीं कह देंगे कि संख्या कैसी है हमारी। हाँ, अगर कहीं पे लिखा है 2 गुणे √3 2√3, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। 3√3 ये हमारी परिमेय संख्या है। मतलब ये कि कोई भी प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले हम उसको सरल करेंगे। कैसा करेंगे, सरल करेंगे गणित की भाषा में, और देखेंगे कि कहीं √2 या √3 ये रूट की संख्या जो है वो हट तो नहीं रही है, और लास्ट तक अगर नहीं हटेगी तो हम बोल देंगे कि ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। जैसे पहला ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है √2 + 2 की पावर 2। अब ये a + b की पावर 2 का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, a की घात 2 यानी √2 की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 2 की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 × a यानी √2b यानी 2। अब यहाँ पे देखो √2 की घात 2 यानी रूट हट जाएगा 2, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 √2, 4 और 2 हो गया 6 प्लस 4 √2। अब यहाँ पे देखो इससे ज़्यादा ये संख्या सरल हमारी नहीं होगी, और फिर भी यहाँ पे √2 बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमारी होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए आप। आगे देखते हैं, आगे है 2 - √2 और 2 + √2। देखो इंटरेस्टिंग प्रश्न आ गया यहाँ पे। किसका फॉर्मूला होता है, a - b और a + b, तो ये होगा हमारा a की घात 2 - b की घात 2, a की जगह पर है 2, तो 2 की घात 2 - √2 की घात 2, 2 दूनी 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा, आएगा 2। अब यहाँ से देखो √2 उड़ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं। तो यहाँ पे ये संख्या, चूंकि यहाँ पे √2 दिख रहा था, लेकिन जब हमने इसको सरल किया तो वो √2 का चिन्ह हट गया। इसका मतलब ये संख्या हमारी होगी परिमेय। बहुत ध्यान से इन प्रश्नों में हमें ये देखना है कि उसको हमें सरल करना है। ठीक है, आगे देखो है √2 + √3 की पावर 2। यहाँ पे भी a की घात 2 यानी √2 की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी √3 की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 × √2 × √3। हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 2 गुणे √2 और √3 गुणा हो जाएगा √2 गुणे 3। ये कुल मिला के हमारा आ गया 2 और 3 हो गया 5 प्लस 2 √3 दूनी 6। और ये संख्या आप देखेंगे इसमें रूट की संख्या है और ये हम नहीं हटा सकते, इसका मतलब ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। लास्ट प्रश्न एक बचा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न है 3 + √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 - √3, तीसरे ब्रैकेट में 3 - √2, चौथे ब्रैकेट में 2 + √3। अब प्रश्न देख के ऐसे लगता है कि इतने रूट हैं इसमें कि ये तो अपरिमेय संख्या होगी ही, लेकिन चलते हैं देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए 3 + √2 3 - √2, इनको हम एक जगह ले आएंगे, तो 3 + √2 एक ब्रैकेट में, 3 - √2 दूसरे ब्रैकेट में। अब जो संख्या बची, एक ये बची और एक ये बची, इसको हम इधर लिख देंगे 2 - √3 और इधर 2 + √3 जो लास्ट में है वो लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a - b a + b यानी a की पावर 2 - b की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 - √2 की पावर 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट पे इधर आ जाएगा 2 की पावर 2 - √3 की पावर 2। इधर भी a की घात 2 - b की घात 2 का फॉर्मूला बना, इधर भी a की घात 2 - b की घात 2 का फॉर्मूला बना। तो ये 3 की घात 2 3 3 9 - √2 की घात 2 यानी 2, और इधर 2 की घात 2 2 दूनी 4 - √3 की घात 2, रूट हट जाएगा, संख्या बनी रहेगी, तो 4 - 3, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 7 एकम 7।
अब देखो जो सरल किया हमने, सरल करने के बाद जो आंसर आया वो आया हमारा 7, और 7 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रश्न हमारा दिया गया था, इतनी लंबी चौड़ी संख्या लिखी थी, ये कैसी संख्या हुई? ये हमारी परिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला अपरिमेय था, दूसरा परिमेय था, तीसरा अपरिमेय था और चौथा परिमेय संख्या था। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा यहाँ पर है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण बताना है और ये बताना है कि ये हमारा सत्य है या असत्य। तो पहला है यहाँ पर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जो भी अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी। देखो ये बिल्कुल सही लिखा है, ये कैसा है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्याओं का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दें, चूंकि वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्याएं धन अपरिमेय संख्याएं, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आंसर आ गया। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का एक रूप होता है, जहां m एक, ये बहुत ध्यान देना, प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है? प्राकृत संख्या है, यानी प्रत्येक संख्या, जैसे 4 है तो 4 को भी हम √2 के रूप में लिख सकते हैं, पता है हमको। 9 है, 9 को हम √3 के रूप में लिख सकते हैं। तो m एक प्राकृत संख्या, यानी 2 के बाद प्राकृतिक संख्या हुई 3। तो 4 को 9 को तो हमने लिख दिया, लेकिन 4 और 9 के बीच की संख्याएं 5, 6, 7, 8, इनको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो कोई संख्या अंडर रूट के नीचे आ जाए और वो संख्या प्राकृतिक संख्या हो। नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 2 के बाद सीधा 3 आता है, 1 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 4 चौको 16। तो इस तरीके से ये हमारा कथन जो है, ये हमारा कैसा है? असत्य है। ये ऐसा संभव नहीं है। क्या लिख देंगे? ऐसा संभव नहीं है। लास्ट में हमारा दिया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो यहाँ पे ऊपर वाले से नीचे वाली ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल उल्टी लिखी हुई है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो वो हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा थोड़े ना है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, इसमें अंतर है। इसमें कह रहा है कि केवल अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या यानी केवल अपरिमेय संख्या, तो ऐसा तो है नहीं। वास्तविकता ये, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो वही चीज़ हम लिख देंगे, चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, अतः ये भी कथन हमारा असत्य हुआ। तो यहाँ पे दोबारा से देखें तो पहला वाला कथन जो था वो हमारा था सत्य, दूसरा कथन था असत्य और तीसरा कथन भी था हमारा असत्य। तो ये था प्रश्न नंबर 8। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए हो। इस वीडियो में डॉक्टर मनोहर है की कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1D और प्रश्न नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। प्रश्न हमसे कह रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है √2 कैसा है? अपरिमेय है। इसी प्रकार से √3 ये भी अपरिमेय है। लेकिन आगे अगर हम जाएं √4, ये क्या हमारा अपरिमेय है? देखते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसका ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी 2 कैसी संख्या हो गई? तो √4 का मतलब 2 और ये 2 हमारी है परिमेय संख्या। तो जितनी भी संख्याएं जिनको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी वर्गमूल में अपरिमेय संख्या नहीं होती है। 4 के बाद अगर हम बात करें 9 की, ये भी हमारी अपरिमेय नहीं होगी। 16 ये भी अपरिमेय नहीं होगी। 25 ये भी अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि ये संख्याएं जो है किसी न किसी संख्या का वर्ग हैं, तो ये वर्गमूल इनका हट जाएगा। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। वो है हमारा कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर
5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। देखो जो भी ये परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे देखो √5 को हमें निरूपित करना है, तो ये क्या होगा, देखो हम लोग इसको निरूपित कैसे करते हैं, इसका पहले कॉन्सेप्ट देखो। √2 को हमने पहले निरूपित किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1⁻² + 1⁻² और इस पूरे का वर्गमूल, है ना। इसी तरीके से √5 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो इधर, 2⁻² + 1⁻²। कुल मिला के हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है कौन सा सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे अगर हम कर्ण लिखें, केवल कर्ण बराबर, तो ये हो जाएगा इस पूरी संख्या का वर्गमूल, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब यहाँ पे ये जो संख्या होगी कर्ण, इसी का हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना होता है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं किसी भी संख्या को जिसका निरूपण करना होता है। जैसे √5 में 5 को हम लिखेंगे जो दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर लिखा जा सके। तो ये 2⁻², यानी इसको हम लिख सकते हैं 2⁻² धन 1⁻²। तो ये 2 दूनी 4 धन 1, ये हमारा कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, सबसे पहले ये लाइन खींचेंगे, ये अगर हमारा मूल बिंदु है 0, 1, 2, इस तरीके से प्लस x अक्ष और इस तरफ है माइनस x अक्ष, और ऊपर की तरफ y अक्ष, नीचे भी -y। अब देखो ये 2⁻² धन 1⁻² था ना, तो 2 तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ से 1 इकाई जो है वो हम यहाँ पे चाप लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इकाई। अब देखो ये 2 इकाई है, ये 1 इकाई है, कितना है, 1 इकाई। तो ये कर्ण जो होगा ये कितना होगा हमारा, ये बन गई यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये हमारा कोण हुआ 90 अंश। तो ये हो जाएगा हमारा 2⁻², ये हो जाएगा 1⁻², तो ये आ जाएगा √2⁻² धन 1⁻²। तो ये √2 दूनी 4 और 1 5। तो ये संख्या जो होगी ये हमारी निरूपित करेगी √5 को। अब इसको हमें इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो सिंपल सा प्रकार लेंगे और ये चाप जितना होगा उतना लेके और ऐसे हम लगा देंगे। तो ये लगभग जो है ऐसे अगर चाप हम लगाएंगे तो यहाँ कहीं पे काटेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी हमारी √5। यही हमारा संख्या रेखा पर √5 का निरूपण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है कि संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है mod of x - 5 इज ग्रेटर देन 3। तो इसको ही हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जब मॉड का चिन्ह आता है तो यहाँ से दो कंडीशन बनती हैं। पहली ये है कि x - 5 इज ग्रेटर देन 3। दूसरी कंडीशन यहाँ से बनेगी, ये पूरी संख्या माइनस में होगी, है ना, माइनस ब्रैकेट में x - 5 इजुकल टू तो है नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो ग्रेटर देन 3। जैसे कहीं पे लिखा हो mod x इजुकल टू 3, इसका मतलब x की जगह पे क्या होगा, 3 भी होगा और -3 भी होगा, 2 मान। तो यहाँ पे एक तो प्लस वाला, इधर हमने माइनस वाला लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज ग्रेटर देन 3 और ये 5 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 8, ये आ गया। यहाँ से आएगा -x और माइनस प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3, तो -x ग्रेटर देन 3 और 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, -x इज ग्रेटर देन -2। यहाँ से देखो माइनस चिन्ह जब हटेगा तो ये बीच का चिन्ह भी बदल जाएगा, तो x इज लेस देन 2 हो जाएगा यहाँ से। तो एक ये आंसर आया, एक ये आंसर आया। अब हम इसको दिखाएंगे संख्या रेखा पर। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर आगे डॉट डॉट, इधर पीछे। तो यहाँ पे देखो पहला मान है x का 8 से अधिक है, तो ये बिंदु अगर हमने मान लिया P, यहाँ P से अधिक है, और दूसरा है 2 से कम, तो ये Q बिंदु मान लिया इससे कम। यानी ये इतनी संख्याएं छोड़ के इसके अलावा जितने भी मान होंगे वो हमारे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 2 से कम 1 लेंगे तो भी -4 होगा, और मॉड में माइनस चिन्ह हट जाएगा, देखो बड़ा हो जाएगा। इधर 8 से ज़्यादा 9 लेंगे तो 5 4 9 4 प्लस, तो वो भी संतुष्ट करेगा, ठीक है।
तो अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, वो है हमारा मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 3। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बनेगी। पहली है x माइनस 5 इज लेस देन 3 और दूसरी कंडीशन है माइनस x माइनस 5 इज लेस देन 3। इसको हल करेंगे तो x इज लेस देन 5 प्लस 3 x इज लेस देन 8 पहला आ गया। यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस x प्लस 5 इज लेस देन 3, तो माइनस एक्स इज लेस देन 3 माइनस 5, तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 2, यानी x इज ग्रेटर देन 2। दो मान आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये x का मान 2 से अधिक है, ये अगर हम p माने तो यहाँ से है अधिक, और ये अगर हम इसको माने q तो यहाँ से है कम। तो ये मान इन दोनों के बीच में होंगे, यही हमारा इस दूसरे समीकरण का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये दोनों समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी दो कंडीशन हमारी बनेगी। पहली होगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, x बराबर 3 प्लस 5 यानी x इज इक्वल टू 8। दूसरी कंडीशन होगी माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस हट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों आंसर अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 8 ये बिंदु अगर इसको हम P डाल दें और इसको अगर हम डाल दें Q, तो ये दोनों बिंदु जो हैं यही इसके आंसर हुए, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी इसकी दो कंडीशन बनेगी, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। पहला बनेगा मॉड x, मॉड तो हट जाएगा, x इज लेस देन 5, इधर बनेगा माइनस x इज लेस देन 5। बीच में इक्वल टू का भी चिन्ह लगाए तो एक कंडीशन और बन सकती है, मॉड x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखो माइनस चिन्ह हटेगा तो ये इधर चिन्ह बदल जाएगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन माइनस 5, इधर x इज इक्वल टू 5, इधर x इज लेस देन 5। तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो कुल मिला के सिचुएशन ये होगी कि माइनस 5x5, माइनस 5 से x का मान बड़ा है और 5 से x का मान कम है। संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो 0 1 2 3 4 5, इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। अब देखो, और यहाँ पे x बराबर 5 भी है तो यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह लग जाएगा। अब ये इसको अगर हम मान लें p और इसको हम मान लें q, तो यहाँ पे p बिंदु -5 है नहीं, -5 से बड़ा, और यहाँ पे 5 भी इंक्लूड है 5 से छोटा। तो ये हमारा आएगा आंसर इस चौथे प्रश्न का। और इसी के साथ होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो में कक्षा 9 की गणित डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 1D प्रश्न नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और 12वां प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो हमें अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 2 + √3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। पूछ रहा था अपरिमेय, लेकिन हमने मान लिया परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे कि जब इसको हम आगे हल करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गणित का नियम टूट रहा हो। तो यहाँ पे देखो, अतः अब अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 + √3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी अंश/हर के रूप में। यहाँ से √3 बराबर क्या आएगा, a/b, और ये 2 इधर प्लस का है, इधर आएगा हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो b आएगा लासा और ये a - 2b, ठीक, ये है बराबर के √3। तो √3 बराबर ये आ गया। अब यहाँ पे देखो एक विरोधाभास आ गया, ये संख्या जो है परिमेय संख्या है, यहाँ a - 2b/b एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 कभी भी परिमेय संख्या
नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। परंतु √3 कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकती जो कि विरोधाभास है। ठीक है, अतः विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न हो गया, यानी यहाँ पे एक गणित का नियम टूट गया। अतः ये परमेय संख्या ना होके क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः 2 + √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए। जितने भी प्रश्न आएंगे इस तरीके के, उनको हमें इसी तरीके से लगाना होगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। √3 - 1, तो इसमें भी हम यही मान लेंगे क्या, कि माना √3 - 1 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में। तो अतः √3 - 1 बराबर अंश बटे हर a बटे b हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है √3 बराबर आएगा a बटे b -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा। तो a एलसीएम आएगा b, तो a + b बटे b √3। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ पे a + b बटे b, चूँकि ये अंश बटे हर में लिखा हुआ है इसलिए ये कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या होगा, जो इस तरफ लिखा है √3 वो कैसी संख्या है, परंतु √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या उत्पन्न करता है, विरोधाभास है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नियम टूट गया जब हम इसको परमेय संख्या मान के चले। तो सीधा सा मतलब हुआ कि ये परमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या होगा, तब जाके ये नियम नहीं टूटेगा। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान तरीके से ये सिद्ध हो जाता है। और 2 प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग करना सेम इसी तरीके से। अगर हम होमवर्क में आपको लिखें तो पहला है 5 + √5, ठीक है, इसको बताना, सिद्ध करना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है 3 - √3 - 7, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आप लोग लगाना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कैसे आपने सिद्ध किया कि ये भी एक हमारी अपरिमेय संख्या। सेम प्रोसेस रहेगा। और इतने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं ये कि अक्सर एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है, 9th में या हाई स्कूल में अक्सर एक प्रश्न इसमें से पूछ दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो में कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1D के प्रश्न नंबर 14 को हम देखेंगे। तो फटाफट देखते हैं। वो हमारा है कि सूत्र a - b² बराबर a² - 2ab + b² के प्रयोग से mod a - mod b² का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक 2 परमेय संख्याओं a और b के लिए ये कंडीशन में समता का चिन्ह कब आएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 चिन्ह बने हुए हैं, एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है। तो ये चिन्ह का मतलब तो यही है, और ये जो चिन्ह है ये चिन्ह हमारा बराबर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चिन्ह हैं, लेस देन और इक्वल टू का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रसार करते हैं जो कि प्रश्न हमसे कह रहा है। तो कैसे करेंगे, लिख लेंगे हम mod ऑफ a - mod ऑफ b²। तो a की जगह पे mod a दिया गया है, तो सीधा सा हो जाएगा mod a² प्लस mod b² माइनस 2ab, यानी a की जगह पे mod a इंटू b की जगह पर mod b। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारा a था वहाँ पे हमने mod a कर दिया, जहाँ पे b था वहाँ पे हमने mod b कर दिया। mod मतलब निरपेक्ष मान। ठीक है, अब जो ये लाइन कह रहा है इसको हमें यहाँ पे दिखाना है कि बराबर की कंडीशन कब होगी। तो देखो, बराबर की कंडीशन अगर होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी 2 निरपेक्ष मान a निरपेक्ष मान b बराबर, ठीक है, a² प्लस b²। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप देखेंगे, ये चूँकि निरपेक्ष मान है और इसका स्क्वायर है, जब भी निरपेक्ष मान में स्क्वायर लग जाता है,
निरपेक्ष मान में अगर हम स्क्वायर लगा दें तो फिर वो निरपेक्ष मान का कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो हमारा a की घात 2 ही हो जाएगा। कारण इसके पीछे क्या है आप लोग खुद समझ सकते हैं। अगर ये तो संख्या या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, -3 मॉड की घात 2 अगर होगा तो माइनस चिन्ह हट जाएगा मॉड, तो 3 की घात 2 सीधा सा 3 का 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे +3 है तो उस स्थिति में भी मॉड हट जाएगा, तो 3 रहेगा, 3 की घात 2 और तब भी 9 आएगा। तो इसलिए अगर मॉड के ऊपर घात 2 हो गया तो वो जो है मॉड हट जाता है और वो संख्या उसी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, 2 मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड a की पावर 2 प्लस मॉड b की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो ये हो जाएगा मॉड a की पावर 2 प्लस मॉड b की पावर 2, और ये 2ab इधर जाएगा, -2 ऑफ मॉड a इंटू मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सूत्र बनेगा मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b पूरे की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, वर्ग हट जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मॉड ऑफ b अगर हम उधर ले जाएंगे तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b। ये कंडीशन आई हमारी किस सिचुएशन की, उस सिचुएशन में जब ये चीज़ हमारा किस में हो जाएगा, बराबर में चेंज हो जाएगा। तो प्रश्न जो कह रहा था कि समता का चिन्ह कब आएगा, तो आंसर मेरा होगा कि समता का चिन्ह तभी आएगा जब मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, यानी निरपेक्ष मान a निरपेक्ष मान b के अगर बराबर होगा। तो ये था प्रश्न नंबर 14। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है और 9th हाई स्कूल के बच्चों में जहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना √5 माइनस √3 अपरिमेय ना होके हम इसका उल्टा मान लेंगे। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कई प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो हमसे पूछ रहा होता है उसका उल्टा हम मान लेते हैं और फिर हम नीचे सॉल्व करते चले जाते हैं। अगर उसमें कोई विरोधाभास नहीं आया नीचे तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमने माना वो सही है, और अगर कोई विरोधाभास आ गया है इसका मतलब वो गलत है। वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब देखिए आप बहुत ध्यान से, अगर ये परिमेय संख्या है इसका मतलब ये हुआ कि अतः √5 माइनस √3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। वर्ग कर दिया, इधर भी इधर भी, इधर a माइनस b की घात 2 का सूत्र लगा देंगे, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, a की जगह पर √5, b की जगह पर √3, और इधर जो है अंश में आ जाएगा a की घात 2 बटे हर में आ जाएगा b की घात 2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो वर्गमूल भी है, वर्ग का चिन्ह भी है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 5 धन 3 माइनस 2 √ 5 गुणे 3 यानी 15, और इधर a की घात 2 a की घात 2 बटे b की घात 2। 5 और 3 8 हम ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, क्योंकि ये जो है संख्यात्मक मान है। तो ये हो गया -2 √ 15 इज इक्वल टू a की घात 2 बटे b की घात 2 माइनस 8। अब ये माइनस चिन्ह हम यहाँ से हटाएंगे, यानी माइनस का इधर गुणा कर देंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा 2 √ 15 बराबर 8 माइनस a की घात 2 बटे b की घात 2। एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो बटे में आएगा b की घात 2, 8b की घात 2 माइनस a की घात 2। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। 2 का जो है इधर हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा √15 बराबर 8b की पावर 2 माइनस a की पावर 2 बटे 2b की पावर 2। यहाँ पे देखो वर्गमूल 15 की स्थिति क्या है। वर्गमूल 15 जो है वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 के गुणन से बना है, और ये 5 और 3 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्गमूल 15 जो है ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हम जानते हैं गणित में। लेकिन उसी के दूसरी तरफ क्या आ रहा है, इधर देखो भाई साहब, 8b की पावर 2 माइनस a की पावर 2 अपॉन 2b की पावर 2, ये हमारा साफ साफ अंश बटे हर में लिखा है, और ये प्रदर्शित करता है कि ये
परमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों चीज़ों में विरोध आ गया, इधर परमेय संख्या आ रहा है, इधर अपरमेय संख्या आ रहा है, बीच में बराबर का चिन्ह, ये संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा, चूँकि √15 या √5 लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, √5 को नीचे ले आओगे तो √3 तो सभी जानते हैं अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो चूँकि √15 जो है एक अपरमेय संख्या है, परंतु यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर इधर हम देखेंगे तो ये परमेय संख्या आ रहा है, यानी ये बता रहा है कि √15 हमारा परमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है। अतः √5 - √3 जो हमने परमेय संख्या माना था, ये परमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब परमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, एक ही कंडीशन बचती है, ये अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। मैं प्रश्न सॉल्व करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1D का प्रश्न नंबर 16, और वो है हमारा कि √5 और √7 का मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, वैसे तो एक तरीका ये है कि आप लोगों को ये मान पता होने चाहिए, √3 का कितना है, √2 का कितना है, √5 का कितना है, √7 का कितना है, और आप एग्ज़ाम में जाएं और तुरंत उनको जो है लिख दें। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी आपके पास समय है एग्ज़ाम में, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, आप तुरंत वहाँ पे निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। आइए जानते हैं। तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि वर्गमूल की परिभाषा क्या होती है। वर्गमूल की परिभाषा ये होती है कि अगर 4 का वर्गमूल है तो इसका मतलब ऐसी संख्या जिसका उसमें गुणा करें तो वो ये संख्या जो अंदर लिखी हुई है ये आ जाए। इसका मतलब एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 9 का वर्गमूल हो तो मतलब ऐसी संख्या जिसका उसी में गुणा करें 3, जिसका अगर हम उसी में गुणा करें तो ये 9 आ जाएगा अंदर की संख्या। तो उसी प्रकार से अब हमें 5 के लिए वो संख्या ढूंढनी है जिसका उसी में गुणा करें तो 5 आ जाए, और दशमलव के 2 स्थानों तक है, एग्जैक्ट मान आएगा नहीं तो दशमलव तक आएगा, तो दशमलव के 2 अंकों तक हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है कि 23 का गुणा 23 में अगर करें कितना हुआ होगा, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 2 × 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 और 4 1 5, ठीक है। 22 का अगर 22 में करें तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 8 4, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये 2.2 और 2.3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 अंक, 1 अंक बाद दशमलव होगा तो यहाँ 2 अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात यहाँ से हमें स्पष्ट हो गई कि ये 2.2 से ज़्यादा होगा √5 का मान, और 2.3 से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के 1 अंक तक हमें पता चल गया है। अब दूसरे अंक की बात करते हैं। तो यानी कि 2.2 का देख ले, में 2.23 का गुणा करके देख ले, और 2.24 का, इन 3 का देख लेंगे, शायद अंदाजे आ जाएगा। तो देखो 222 का गुणा कर देंगे 2.22, तो 2 दूनी 4 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 8 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 दशमलव, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पे देखते हैं 2.23 का, ये 4 अंक बाद दशमलव आएगा, 4.92 कुछ आया आंसर। यहाँ पे देखो 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 6 6 12, और हासिल लगा 1, 6 6 12 16, और एक हासिल का 17, हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9, 4.97 ये हुआ। अब 2.24 का भी देख लेते हैं। तो ये 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 8 9 17, हासिल लगा 1, 8 8 16, 4 20 और 1 21, 4 4 8 2 10 की 0, 4 1 5। तो ये देखो, यहाँ पे देखो ये आया 5 दशमलव, यानी ये 5 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये 4 से ज़्यादा कम है, ये है जस्ट पहले वाला, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका मान जो है 1 अंक और दशमलव के बढ़ गया, 2.23 से ज़्यादा होगा √5 का मान, और किससे कम होगा, 2.24 से कम होगा। तो ये हमारा यहाँ पे मान निकल के आ गया। अब अगर हम दशमलव के 2 स्थानों तक पूछ रहा है √5 का मान, तो सीधा सा लिख दो √5 = 2.23,
और यही डाल दो आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे √7 का मान, तब तक आप लोग भी करिए। अब देखो यहाँ पे √7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, √7 यानी ऐसी संख्या जिसका उसी में हम गुणा करें तो ये जो है 7 आ जाए। ठीक है, तो प्रयास करते हैं ढूंढने का। तो ये देखो 25 × 25 होता है 625। ठीक है, तो हमें 6 दशमलव कुछ मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा इसके लिए। 26 का अगर करेंगे तो करके देख लेते हैं, और 27 का करके देख लेते हैं। तो 6 छक्का 36, 6 हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 5 और 2 7 और 676। 27 का 7 7 49, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, हाथ से लगा 1 यानी 18 हो गया। ये 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 8 4 12, 5 6 1 7। तो देखो यहाँ पे आया दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 6.76 और ये आया 7.29। हमें चाहिए केवल 7, तो ये हो गया मान ज़्यादा, ये हो गया कम। इसका मतलब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2.6 से अधिक होगा √7 का मान और 2.7 से कम होगा। ठीक है, एक लाइन निकल के आ गई। अब हम दशमलव के दूसरे स्थान पर बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो 6.76 काफ़ी कम लग रहा है मान, है ना, ये ज़्यादा हो रहा है। तो लगभग 25-26 की तरफ ये चीज़ें आनी चाहिए। तो अब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे 2.65 और 2 इसके आगे वाली 2.66। तो यहाँ पे 2.65 का करके देखो, 55 25 की 5 हाथ से लगा 2, 5 छक्का 30 और 2 32, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 6 पंचे 30 की 0 हाथ से लगा 3, 6 छक्का 36 37 38 39, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 3 15, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 2 9 3 12, हाथ से लगा 1, 5 3 8 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1, 5 1 6 1 7। यहाँ पे ही ज़्यादा हो गया, हम तो 66 लेके चल रहे थे। इसका मतलब ये हमने लिया और यहाँ से एक स्टेप पहले भी जाए। ये 7 से ज़्यादा हो रहा है, हमें 7 से ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 7 ही चाहिए। तो ये 2.65 लेके किया था, तो अब की बार 2.64 लेके करेंगे। और डेफिनेटली बहुत कम ज़्यादा है, तो ये अंदाजे आ जाना चाहिए। 4 चौको 16, 6 हाथ से लगा 1, 6 चौको 24 1 25, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 चक्का 36 और 2 38, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 5 4 9 8 8 16, हाथ से लगा 1, 5 2 7 8 1 9 5 और 1 6, 6.9 आया, इधर 7.2 आया। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मान जो है 2.67 से अधिक होगा और 2.65 से कम होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2.64 से अधिक है √7 का मान और 2.65 से कम है। अब यहाँ पे हमसे पूछा था दशमलव के 2 अंकों तक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः √7 बराबर 2.64 और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो कैसा लगा ये प्रश्न कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1D का प्रश्न नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जो कि है कि संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। यानी संख्या रेखा पर √2 कहाँ पे होगा वो हमें दिखाना है। बहुत आसान है। उसके लिए आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। और ये होती क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय आप सबको पता होगी। वो है हमारी कर्ण की घात 2 किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, प्लस आधार का वर्ग। इसका हम लोग उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? ये अगर हम 1 ले लेंगे और ये भी अगर हम 1 ले लें तो इसकी लंबाई कितनी होगी यहाँ के हिसाब से? 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 यानी 1 धन 1, ये आएगा 2। ये होगा हमारा कर्ण की घात 2। तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारा? √2। तो कुल मिला के अगर हम एक एक इकाई मान लेंगे तो ये लंबाई जो होगी ये √2 होगी और यही लंबाई हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये शून्य, इधर प्लस एक्स अक्ष, इधर माइनस एक्स अक्ष। 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे चिन्ह लगे हैं, ये 1 यूनिट है यहाँ तक। और तो यहाँ से एक, इसके बाद यहाँ पे भी जितनी ये लंबाई हमने मानी है उतनी ही लंबाई यहाँ पे लेंगे। ये 90 अंश का कोण बनाती हुई, कोण कितना रहेगा? 90 अंश का। अब ये जो दूरी होगी ये हमारी होगी √2। क्यों?
क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ओ ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे यदि ओ ए बराबर 1 इकाई, ए बी बराबर 1 इकाई, तो यहाँ से ओ बी कितना होगा, तो ओ बी हमारा जो कि कर्ण होगा ये होगा √2 इकाई, ठीक है। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब ये √2 जो है ये हमें इस रेखा पे दिखाना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधा सा प्रकार लेंगे, प्रकार में ये चाप लेंगे और इस तरीके से हम चाप लगा देंगे। किस तरीके से? इस तरीके से। तो ये जिस बिंदु पे भी ये काटेगा ये दूरी हमारी कितनी होगी, ये √2 को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो ये मान लो इसने काट दिया A' पे, तो यहाँ पे जो है OA' जो कि हमारा OB के बराबर होगा और ये होगा √2 इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 17 जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका मतलब यहाँ पे A व B कैसे हैं, पूर्णांक हैं, तथा B का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और एक बात और यहाँ पे है कि A व B कैसी संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अब सह अभाज्य का मतलब ये है कि अगर A 3 होगा तो B 2 होगा, 3/2। अब देखो आगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ घात 3 कर देंगे, दोनों ओर घात 3 करने पर बहुत आसान है। जहाँ भी इस तरीके का प्रश्न है उसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 का घनमूल उसकी घात 3 बराबर A की घात 3 बटे B की घात 3। अब इधर देखो घनमूल अगर होता है, अगर जैसे वर्गमूल हो, इसका मतलब ये है उसकी घात 1/2 है। इसी तरीके से यहाँ पे घनमूल है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1/3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 की घात 1/3 और उसकी घात 3, तो घात पे घात का गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, A की घात 3 बटे B की घात 3। यहाँ से बचेगा केवल 6 और ये B की घात 2 इधर ले आएंगे, इधर बचेगा A की घात 3 बटे B। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से हमें देखना है। देखो क्या इससे निकल के आता है, ये संख्या जो है हमारी ये होगी हमारी शुद्ध पूर्णांक। शुद्ध पूर्णांक होगा, अंश बटे हर इसमें है नहीं। जबकि इधर जो संख्या आ रही है वहाँ पे B A से विभाजित नहीं होगा। हमने क्या बोला था, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा B नंबर नहीं होगा जो ऐसे कट जाए, और अगर कटेगा नहीं तो पूर्णांक आना संभव नहीं है। भाई ये तो चीज़ तब संभव हो जाती जैसे ऊपर 5 होता नीचे 1 होता, तो 5 एकम 5 5 आ जाता है ना। या फिर यहाँ पे ऊपर हो मान लो 15 नीचे हो 5 3, तो ये 3 5 15 5 आ जाए, कट जाए। लेकिन हम यहाँ पे मान के चले हैं कि A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ पे एक तरफ पूर्णांक है एक तरफ परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में 6b² एक पूर्णांक है, जबकि राइट हैंड साइड में ये एक परिमेय संख्या है, जो कि दोनों में क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है, यानी विरोधाभास आ रहा है। अतः जो हमने ये माना था परिमेय संख्या वो गलत है, और ये एक परिमेय संख्या ना होकर कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमको बताना है। तो सीधा सा एक काम करना है, जो भी संख्या दी जाएगी उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और फिर भी अगर वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या है और वो नहीं हटती है तो वो हम सीधा अपरिमेय संख्या बोल देंगे। तो यहाँ पे 2 - √5, इसमें कुछ भी इसमें कुछ भी हल करना नहीं है, और ये रूट हमारा हटेगा भी नहीं, तो सीधा सा ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, बिना कुछ सोचे विचारे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो ब्रैकेट का चिन्ह है, अंदर 3 + √23 और -√23। ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट हट जाता है, अंदर कोई भी चिन्ह के मान नहीं बदलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे +√3 - √3 कट रहा है, और यहाँ पर केवल और केवल हमें मिल रहा है 3,
और 3 हमारी पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, और 3/1 कह दो तो परिमेय भी है। तो ये हमारी कुल मिला के कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, 3 हमारी प्राकृतिक संख्या भी है, 3 हमारी पूर्णांक भी है, और 3 हमारी परिमेय है। बटे में 1 हो जाएगा तो 3/1 हमारा 3 ही रहेगा। यहाँ पे देखो तीसरे प्रश्न में 2√7/7√7, यहाँ पे देखो √7 से √7 कट रहा है। अब संख्या जो हमें मिलेगी वो क्या बचेगी? 2/7, और ये हमारी कैसी संख्या है? ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे वाला देखो संख्या क्या है, वो है 1/√2। इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, करोगे अभी तो बहुत ज़्यादा, √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे √2, तब भी √2 तो हमारा रहेगा ही। तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब लास्ट में प्रश्न बचा 2π। यहाँ पे देखो पाई और 2 में कोई भी √2 का चिन्ह नहीं है, लेकिन पाई जो हमारी संख्या है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको हम एग्जैक्ट अंश बटे हर में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। अब ऊपर से अगर हम लोग नज़र डालें तो हमारी ये दूसरी वाली परिमेय संख्या थी, तीसरी परिमेय संख्या थी, बाकी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं थी। आई होप आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे भी हमें सरल करना है, और पहला है 3 + √3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट हो, बीच में कोई चिन्ह ना हो, इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह होता है हमारा गुणे का। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे 2 में, फिर 3 का गुणा करेंगे √2 में, 3 × 2 प्लस 3 × √2। अब इसके बाद √3 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो प्लस √3 × 2, और अंत में √3 का गुणा √3 में 2 में करेंगे तो √3 × √2। थोड़ा सा हल कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे इस पे हम लोग देखते हैं। ये है हमारा 3 + √3, एक ब्रैकेट में, 3 - √3 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो हमारी सर्वसंख्या लगेगी कौन सी? a - b, एक ब्रैकेट में, a + b दूसरे ब्रैकेट में, तो ये हमारा होता है a की घात 2 - b की घात 2। तो यहाँ पे a है 3 की घात 2 - b है √3 की घात 2। 3 की घात 2 होगा 9, √3 की घात 2 रूट हट जाएगा 2 से तो बचेगा 3, 9 में से 3 गए 6, और यही 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है √5 + √2 की पावर 2। यहाँ पे सर्वसंख्या लगेगी a + b की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे होगा √5 की पावर 2 प्लस √2 की पावर 2 प्लस 2 × a यानी √5 × b यानी √2। तो ये तो रूट और वर्ग हट जाएगा, बचेगा 5। यहाँ पे रूट और वर्ग हट जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पे 2 गुणे √5 दूनी 10, तो ये 5 और 2 हो गया 7 प्लस 2√10, ये आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट में प्रश्न बचा हमारा √5 - √2, एक ब्रैकेट में √5 + √2। यहाँ पे भी सर्वसंख्या लगेगी हमारी ऊपर वाली, a - b, a + b है तो हम हो जाएगा हमारा √5 की पावर 2 - √2 की पावर 2, a की घात 2 - b की घात 2, ये रूट और 2 हट जाएगा 5, इधर भी रूट और 2 हट गया, बचा 2, 5 में से 2 गया 3, और यही 3 हमारा आ जाएगा आंसर। और इसी के साथ हमारे ये चारों जो व्यंजक हैं वो सरल हो गए। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21 पर। तो प्रश्न नंबर 21 हमारा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो देखो यहाँ पर कोई संख्या रेखा होगी ये, ठीक है, यहाँ पर होगा 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से होगा। इधर धन x है और इधर होगा -x। ठीक है, तो देखो 3.7 3 से अधिक है और 4 से कम है, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में होगी संख्या। ठीक है, अब हम 3 और 4 के बीच संख्या खींचेंगे, ये हो गई, और ये यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, ये होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये
4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखो क्या देखना है, 3.7, तो 3.7 से आगे है ना, तो 3.7 और 3.8 के बीच में। तो अब हम इसको जूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे संख्या रेखा हम देखेंगे, यहाँ 3.7 से 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80, 3.8। ठीक है, अब यहाँ पे 3.76 थी संख्या, तो 3.76 यहाँ पे है, तो 3.76 से आगे तो ये होगी यहाँ के इसके बीच में। तो यहाँ पे फिर से हम जूम करेंगे और ये देखेंगे संख्या रेखा पर 3.76, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77। तो 3.6 और 3.7 के बीच में जब हमने जूम किया तो यहाँ पे संख्या थी 3.765। कहाँ पे संख्या आई, ये संख्या आई। तो ये जो बिंदु हुआ ये हमारा प्रदर्शित हुआ जो हमसे प्रश्न कह रहा था, 3.765, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था प्रश्न। इस तरीके से हम उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इसको दिखाते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो ये प्रश्न है हमारा कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर डैश है, इसको देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे 4.26 डैश और इसको दशमलव के 4 स्थानों तक लिखेंगे। तो 2 6 2 6 2 6 2 6 इस तरीके से ये संख्या जाएगी। तो चौथे स्थान पे ये इधर 2 है, 5 से कम है 5वें स्थान पे, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी हट जाएगी और ये इतनी ही रहेगी 4.2626। अब हमें इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमने लाइन कर ली और ये अगर है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और इधर है -x, इधर है +x। तो 4 और 5 के बीच में होगी ये संख्या, ये इस तरीके से। और अब हम इसको देखेंगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5। अब यहाँ पे 4.2 हमें देखना है। तो 4.2 और 3 के बीच में ये जाएगी संख्या रेखा। तो यहाँ पे आएगी हमारी 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.30। तो देखो 4.2 4.3 के बीच हमने खींच दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है 4.26 कहाँ पे है, ये है 4.26 से अधिक है। तो 4.26 और 4.27 के बीच में यहाँ पे संख्या रेखा खींचेगी। तो ये हमारी क्या होगी, 4.26 से शुरू करेंगे। 4.26 1 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 4.270। अब यहाँ पे 26 और 27 को हमने जूम किया तो 4.262 यहाँ पे आया। तो इन दोनों के बीच को हम जूम करेंगे। तो इसको जब हम जूम करेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में लाइन बनेगी और ये हमारी होगी 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629 4.2630। ठीक, तो ये पूरा निकल के आया। अब यहाँ पे हमें संख्या देखनी है 4.2626। कहाँ पे है, ये संख्या निकल के आई। तो ये जो संख्या है ये हमारी इस संख्या को प्रदर्शित करेगी।
तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। और इसी के साथ ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। सारे प्रश्नों को एक साथ रख के एक वीडियो बनाएंगे, वो अगले दिन आ जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं और उसको दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।